Hello guys, once again, welcome you all in our online lecture series of UK Triple SSC लेखा लिपिक और असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम। कल हमने आपको डेप्रिसिएशन कंप्लीट करा दिया था, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप स्टार्ट कीजिए क्योंकि एग्जाम की डेट हमारी नज़दीक है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट ये भी थी कि सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी आप कराएंगे क्या? जी बच्चे, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉमिनल फीस जो है आपकी वो है 2000 रुपीज। ठीक है, तो 2000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इस 2000 रुपये में आपके जो लेक्चर्स हैं वो भी चलेंगे, आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी, आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा नंबर है 7017961225। ठीक है, आपको इस नंबर पे बेसिकली मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। जो बेसिकली मेरी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी और बाकी जो लेक्चर्स के लिंक आएंगे वो फिर वहीं पर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, आपको इसके साथ साथ अपनी व्हाट्सएप ग्रुप जब हमारा बन जाएगा उसमें अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, उससे मैं आपको लिंक्स वगैरह वहीं पर अपने वीडियोस के आपको भेज पाऊंगा। ठीक है, तो इसी की नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 19, दैट इज प्रोविजंस एंड रिजर्व। ठीक है, प्रोविजन एंड रिजर्व। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे प्रोविजंस क्या होते हैं। देखिए, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस losses which are related to the current accounting period but amount of which is not known with certainty because they are not yet incurred। देखिए, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, ये क्यों बनाए जाते हैं, पहले इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए, कुछ ऐसे हमारे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे हमारे नुकसान होते हैं जो कि हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन। आने वाले समय के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। वही सेम चीज अप्लाई होती है कंपनी में भी। तो बेसिकली आने वाली दुर्घटनाओं से, आने वाले लॉसेस से, आने वाले खर्चों के लिए हम पहले से कुछ ना कुछ एक राशि को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, और उसी को बोला जाता है हमारा प्रोविजन। जैसे बचपन में हम लोग पिगी बॉक्स, और आजकल भी बच्चे पिगी बॉक्स और गुल्लक में पैसे इकट्ठे किया करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम प्रोविजंस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर सच आइटम्स फॉर असरटेनिंग ट्रू प्रॉफिट। ये जरूरी होता है इस तरीके के आइटम्स के लिए जो भविष्य में हो सकते हैं, उनके लिए प्रोविजंस को बनाना जरूरी होता है। टू असरटेन द ट्रू प्रॉफिट को पता लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम बात करें कि एक ट्रेडर हु सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस knows that some of the debtors of the current period would default and would not pay or would pay only partially। एक ट्रेडर, एक दुकानदार जब किसी को उधार पे कोई चीज बेचता है तो उसे ये पता रहता है कि जितने लोगों को मैंने उधार में बेचा है इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मेरा पैसा नहीं लौटा पाएंगे, लौटा पाएंगे तो थोड़ा कम लौटा पाएंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं। It is necessary to take into account such an expected loss। expected loss कि भाई जिन लोगों को हमने कोई चीज उधार पर बेची थी वो या तो पैसा हमारा दे नहीं रहे, दे रहे हैं तो थोड़ा कम दे रहे हैं। While calculating true and fair profit loss according to principle of prudence or conservatism। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या कहता था, उसके अकॉर्डिंग ये होता था कि हम बेसिकली एक प्रोविजन हम कंसीडर करेंगे सारे लॉसेस को, और प्रॉफिट को हम लोग जो है एक तरीके से बाद में इग्नोर करेंगे। मतलब उसमें कहा गया था कि आने वाले लॉसेस के लिए भी आपको प्रोविजन बना के चलना चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, कॉन्सेप्ट, ये जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। Therefore, the trader creates a provision for doubtful debts to take care of expected loss at the time of realization from debtors। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पर इसलिए क्या करता है ट्रेडर, क्या करता है, एक दुकानदार क्या करता है, वो एक प्रोविजन बनाता है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, इन आने वाले लॉसेस से, इन होने वाली हानियों से बचने के लिए। जब वो पैसा रियलाइज करता है डेटर से, यानी कि डेटर जब उसको पैसा चुकाता है तो
बात आ गई समझ में। अब हमारे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं प्रोविजंस के? हमारे एग्जांपल्स हैं जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हर साल काटा जाता है तो उसके लिए भी प्रोविजन बनाया जाता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये मैं बताऊंगा बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कौन से होते हैं, अलग अलग तरीके के डेटर्स होते हैं, वो भी मैं आपको पूरे विस्तार में बताऊंगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स को चुकाने के लिए भी हम अलग से उसके लिए पैसा रखते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, देखिए डिस्काउंट वगैरह जो भी आप देते हो वो भी उसमें भी आपका पैसा जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं जाता, तो उसके लिए भी प्रोविजन डिस्काउंट का हम मार्जिन लेके चलते हैं। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर्स और रिन्यूअल्स के लिए भी आप बेसिकली अपना पैसा बचा कर रखते हैं। तो देखिए, it must be noted that the amount of provision for expense and loss is a charge against the revenue of the current period. जो भी आप प्रोविजन, जो भी पैसा जमा करोगे ना, वो रेवेन्यू में से जमा किया जाएगा। जो भी उस करंट पीरियड में रेवेन्यू आपको हो रहा है उसी का एक सर्टेन पोर्शन आप रखोगे प्रोविजन के तौर पर। बात आगे समझ में। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन इन द बैलेंस शीट, किस तरीके से बैलेंस शीट में हम प्रोविजन को दिखाते हैं। तो दो तरीके से इसमें हम दिखा सकते हैं प्रोविजन को, बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न असेट ऑन द असेट साइड। जैसे कि असेट साइड में जिस भी एसेट पे आपने क्या करना है, जिस भी एसेट पे आपने कुछ प्रोविजन बनाना है या लगाना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा उसे एसेट साइड में से, उस एसेट में से माइनस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, provision for doubtful debts is shown as a deduction from the amount of sundry debtors and provision for depreciation as a deduction from the concerned fixed assets. Depreciation किस पे लगता है? Fixed assets पे लगता है। और ये जो हमने कहा इन्होंने provision for doubtful debt किस पे दिखाया इन्होंने? debtors पे दिखाया। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, on the liabilities side of the balance sheet along with current liabilities के साथ में, जिन्हें हम हिंदी में चालू दायित्व भी बोलते हैं। दूसरी तरीके से आप कैसे दिखा सकते हो प्रोविजन फॉर प्रोविजंस को? तो बेसिकली आप लाइबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हो बैलेंस शीट की करंट लाइबिलिटीज के साथ। फॉर एग्जांपल, प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड प्रोविजंस फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, तो इनको आप बेसिकली लाइबिलिटी साइड में दिखा सकते हो करंट लाइबिलिटीज के साथ में। एक तरीका ये भी है, या एक तरीका ये है कि सीधा सीधा असेट्स में से उसको डिडक्शन करके आप दिखा दो, डिडक्ट करके उसको दिखा दो। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेटर्स कितने तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे गुड डेटर्स, एक होते हैं हमारे बैड डेटर्स, बैड डेब्ट्स भी बोल सकते हैं, और एक होते हैं हमारे डाउटफुल डेब्ट्स। गुड डेटर्स आर दोज फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ डेब्ट इज सर्टेन, जिनसे हमें पता होना चाहिए कि ठीक है हमने इनको उधार पे कोई चीज बेची, इनसे पैसा आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। बैड डेब्ट्स ऐसी होती हैं, बैड डेब्ट्स आर दोज डेब्ट्स फ्रॉम वेयर कलेक्शन ऑफ मनी इज नॉट पॉसिबल एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन इज अ सर्टेन लॉस। आप ऐसे कुछ लोगों को बेच देते हो जिनसे आपने चीजें बेच तो दी, लेकिन उनसे पैसा रिकवर कर पाना आपके लिए एक तरीके से नामुमकिन हो गया, तो वो क्या कहलाती है? आपकी बैड डेब्ट। जब आपने किसी को कोई चीज उधार पर बेची और उसने आपको 1 रुपया भी वापस नहीं किया गया, तो वो हो गया हमारी बैड डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स हमारी कौन सी होती हैं? डाउटफुल डेब्ट्स आर दोज डेटर्स हु मे बट बिजनेस फर्म इज नॉट श्योर अबाउट द कलेक्शन ऑफ फुल अमाउंट फ्रॉम देम। In fact, as a matter of business experience, some percentage of such debtors are not likely to pay and treated as doubtful debts. जब आपने किसी इंसान को बेच तो दिया, लेकिन आपको डाउट है कि वो पैसा तो देगा, दोनों में डिफरेंस है बैड डेब्ट्स में और डाउटफुल डेब्ट्स में। डाउटफुल डेब्ट्स में वो पैसा तो देगा, लेकिन आपको ये पता है कि वो कम पैसा, कुछ पैसा काट के आपको देगा, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलता, ठीक है ना। Next, for creating a provision for doubtful debts, the following journal entry is recorded. Provision for doubtful debts के लिए journal entry क्या पास की जाती है? Profit and loss account debit expense एक तरीके का with the amount of provision to provision for doubtful debts account, ठीक है। Next, अब बात करते हैं हम reserves की। देखिए, रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो आप अपने बिजनेस में बचा कर रखते हो आने वाले समय के लिए। A part of the profit may be set aside and retained in the business
टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन फ्यूचर नीड्स लाइक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो उसके लिए, और टू मीट फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, जैसे सच एज वर्कमैन कंपनसेशन, कोई दुर्घटना हो गई, किसी का हाथ वगैरह लेबर का या मजदूर का कट गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए। अनलाइक प्रोविजंस जहां दूसरी तरफ अनलाइक प्रोविजंस क्या होते हैं, बेसिकली वो करंट ईयर के रेवेन्यू में से हम उसको बेसिकली उसका एक सर्टेन परसेंटेज रखते हैं। Reserves are the appropriation of profit to strengthen the financial position of the business. Reserves में हम बात करते हैं प्रॉफिट की, appropriation of profit की, कि कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का कितना हिस्सा हमें अपने शेयर होल्डर्स में बांटना है और लाभ का कितना परसेंटेज हमें अपने कंपनी में रखना है अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं रिजर्व्स इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एज इट इज नॉट मीन टू कवर एनी नोन लाइबिलिटी और एक्सपेक्टेड लॉस इन फ्यूचर। रिजर्व जो है इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये एक तरीके का चार्ज नहीं होता अगेंस्ट द प्रॉफिट, क्योंकि इसमें कोई एनी बेसिकली इट इज नॉट मीन टू कवर एनी नोन लाइबिलिटी और एक्सपेक्टेड लॉस इन फ्यूचर। इसमें हम किसी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए नहीं या फिर एक्सपेक्टेड कोई लॉस को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हम आने वाले बेसिकली समय में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर किसी को वर्कमैन कंपनसेशन के लिए या फिर कुछ भी उसके लिए रखते हैं। It is shown under the head reserves and surpluses on the liability side of the balance sheet after capital. ये कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है हमारा लाइबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लसेस में आफ्टर कैपिटल। एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं हमारे, देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक एक को डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप ऑफ रिजर्व्स, अब जनरल रिजर्व के बारे में बात करते हैं। When the purpose for which reserves is created is not specified, कि किस लिए आपने प्रॉफिट को बचाया और आपको यही नहीं पता किस लिए बचाया, इट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व, बस आपने रख लिया एक पोर्शन। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्री रिजर्व, इसे फ्री रिजर्व भी बोलते हैं, बिकॉज द मैनेजमेंट कैन फ्रीली यूटिलाइज इट फॉर एनी पर्पस। इस रिजर्व को मैनेजमेंट एक्सपेंशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, कंपनसेट करने के लिए भी इस्तेमाल करता है, लॉसेस के लिए भी कुछ भी कर सकता है, वो उसका पैसा है। जनरल रिजर्व स्ट्रेंथन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जनरल रिजर्व जो है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। स्पेसिफिक रिजर्व एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व इकट्ठा किया जाता है, रिजर्व बनाया जाता है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस। इसमें पर्पस हमें वेल डिफाइंड होता है, पता होता है कि किस लिए हम पैसा बचा रहे हैं। अब एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, देखिए यूके ट्रिपल एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेसिफिक रिजर्व कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक रिजर्व में सबसे पहले डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। This reserve is created to stabilize और maintain dividend rate, dividend rate को बनाए रखने के लिए जो आपने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। In the year of high profit के समय amount is transferred to dividend equalization reserve। जब हाई प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी को, जब ज्यादा मुनाफा होता है तो जो भी अमाउंट होता है वो ट्रांसफर किया जाता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में। इन द ईयर ऑफ लो प्रॉफिट, और जब कंपनी को कम मुनाफा होता है, दिस रिजर्व अमाउंट इज यूज्ड टू मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड। क्योंकि भाई शेयर होल्डर्स तो चिल्लाएंगे ना, उनको तो आप प्रॉमिस कर चुके हो कि आपने हर साल इतना रेट ऑफ डिविडेंड उनको देना है। तो ये हम क्या करते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जब कंपनी को उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हुआ उस समय हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व रखते हैं। और उसको कब यूज करते हैं, इन द ईयर ऑफ लो प्रॉफिट, जब कंपनी को कम मुनाफा हुआ तो उनको डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देने के लिए। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर क्लेम्स ऑफ वर्कर्स ड्यू टू एक्सीडेंट। कोई दुर्घटना हो गई किसी उसके साथ में वर्कर के या मजदूर के साथ में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इट इज क्रिएटेड टू मेक फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, बेसिकली इन्वेस्टर्स भी भाई अपना पैसा मांगेंगे,
तो ऐसा रिजर्व जो आप बचा कर रखते हो जब आपको लगता है कि ड्यू टू डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने जो कहीं पैसा लगाया तो आपको उसको उसमें से लॉस हो रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बनाकर चलते हो। नेक्स्ट आता है हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन का मतलब होता है क्या, रीपेबल। तो रीपे करते समय वहां पर डिबेंचर्स पे क्या देते हो आप, इंटरेस्ट, तो उसको पूरा करने के लिए भी हम एक तरीके से रिजर्व बनाकर चलते हैं। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व के बारे में। देखिए, रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट which arise of the normal operating activities of the business and are otherwise freely available for distribution as dividend. Example of revenue reserves are, revenue reserves कौन से होते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है कि अभी फिलहाल के यानी कि करंट या पीरियड के रेवेन्यू में से जब आप कुछ पैसा बचाकर चलते हो, और रेवेन्यू जो कि जनरेट होता है हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, आपने कोई चीज बेची उसकी वजह से, और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो डिविडेंड के तौर पर भी। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स के, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये सारे जो हमने पहले पढ़े थे, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे रेवेन्यू रिजर्व के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी कैपिटल रिजर्व की। देखिए, कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट which do not arise from the normal operating activities. Such reserves are not available for distribution as dividend. These reserves can be used for writing off the capital losses or issue of bonus shares in case of company. Examples of capital profit which are treated as capital reserves, whether transferred as such or not, are. देखिए, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। आपकी जो भी कैपिटल उस पे होने वाले प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है और जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं होता, उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल रिजर्व बोलते हो। इस तरीके के रिजर्व को आप एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स में नहीं बांट सकते। ये रिजर्व बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए या फिर बोनस शेयर को इश्यू करते समय। एग्जाम्पल कौन से होते हैं हमारे कैपिटल प्रॉफिट के, जो कि हम कैपिटल रिजर्व की तरीके से ट्रीट करते हैं, तो जैसे कि प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब बात करते हैं सीक्रेट रिजर्व की। देखिए, सीक्रेट रिजर्व क्या है, सीक्रेट रिजर्व इज ए रिजर्व which does not appear in the balance sheet. कोई भी कंपनी इस रिजर्व को सीक्रेट छुपा कर रखती है, कोई भी कंपनी इसको बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहती। ये एक तरीके का, इट में ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड ऑल्सो द टैक्स लाइबिलिटी। ये प्रॉफिट को कम दिखाती हैं कंपनियां इसके मदद से, और टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स में छूट पाने के लिए प्रॉफिट को कम दिखाती है, और बेसिकली कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है टैक्स शील्ड के तौर पर। The secret reserve can be merged with the profit during the lean period to show improved profit. और इसी सीक्रेट रिजर्व को दूसरी तरफ आप प्रॉफिट के साथ मिला देते हो ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब सीक्रेट रिजर्व किस तरीके से किया जा सकता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज और स्टॉक को कम दिखाकर उसको अंडर वैल्यू कर, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाकर, मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिव प्रोविजन दिखा के डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी जो कभी कभार होती है उनको एक्चुअल लायबिलिटी दिखाकर। तो इस तरीके से आप सीक्रेट रिजर्व को भी क्रिएट करते हो, ठीक है ना। तो ये था मेरा प्रोविजन और डेप्रिसिएशन, कल मैंने पढ़ाया। तो डेप्रिसिएशन और प्रोविजन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, उसके लिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया 2000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, लेक्चर्स भी आपके होते रहेंगे सारे साथ साथ, और मैं आपसे एक प्रॉमिस जरूर करता हूं कि आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फैब। और उसके बाद हमारे पास जो भी ये साथ साथ हम टेस्ट सीरीज भी आपकी चलाते रहेंगे, वो मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब आप अपना मेरे को डिटेल्स वगैरह भेजोगे। तो बेसिकली जब मेरे को डिटेल मिल जाएंगी देन उसके बाद
हम आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। जितना जल्दी आप करेंगे डिटेल्स वगैरह सेंड, उतना ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। लेक्चर्स मेरे चलते रहेंगे और आपका कोर्स वक्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप पेपर आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, तो यार अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, कम नहीं होती। तो किसी का भला हो, किसी का भला करोगे, आपका खुद का भला होगा, तो उससे अच्छी बात क्या है। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।